Chapter Planning and Sustainable Development in Indian context, and we have completed number of topics. I think last time we were doing hill area development program, or we have completed it. The next topic which we have to do today is drought prone area program. So can you hear my voice? Yes, ma'am. So we were doing under planning in India, we were doing target area planning. Target area planning means those areas which are specially targeted for development purposes, so that to bring regional balance in development. As I said, there are certain areas or certain regions in India which are very backward as compared to some other. So development is done to target those areas which are very backward and very poor, so that they can also be brought in comparison of the developed areas, or we can say to reduce regional disparity, regional imbalance in the development. So for this purpose we do target area planning, ताकि हमारे देश में जो भी प्लानिंग को लेकर या डेवलपमेंट या विकास को लेकर जो भी असमानताएं हैं, मतलब कुछ हमारे ऐसे भूभाग हैं या फिर हमारे क्षेत्र हैं जो बहुत ही एडवांस हैं, डेवलप हैं, और कुछ हमारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं, तो उन पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी जो हमारे विकासशील या डेवलप क्षेत्र हैं उनके बराबर लेकर आना, ये टारगेट एरिया प्लानिंग का मेन एम होता है। अब उसके अंतर्गत हम लोग हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने आपको बता दिया था कि ऑल द हिली एरियाज विच हैव हाइट ऑफ 600 मीटर्स, 6000 और 600 मीटर्स, क्या लिखा हुआ है इसमें, सो 600 मीटर्स है या लेट मी चेक, 600 meters and above, ठीक है, and those who are not covered under tribal sub plan, they are treated as backward hill areas. और जो है इंडिया में ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स का जो है पता लगाया गया था जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जैसे उत्तरांचल का कुछ है, मिकीर हिल्स है, ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप जो है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। देन आफ्टर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकेंड वॉज drought prone area program. Drought prone area programs are also problematic area, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। ड्रॉट मतलब क्या होता है, जहाँ पे सूखी कंडीशन होती है, या तो वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा फ्लरिश नहीं करता है। तो ऐसे एरियाज जो होते हैं वो काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं और उनका जो है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना जो होता है ये भी गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एम है। सो दीज आर ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक एरियाज। तो ड्रॉट कौन से एरियाज होते हैं, जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं। This program was initiated during the 4th 5-year plan with the objective of providing employment to the people in drought-prone areas and creating productive assets. ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है चलाया गया था, उन एरियाज को टारगेट किया गया जहाँ पे सूखाग्रस्त रहता है, जो बहुत ही जहाँ पे बारिश कम होती है, और ये 4th 5-year प्लान में चलाया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि यहाँ पे ये जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पे रोजगार को उत्पन्न किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सके, और लोग जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स बन सके, मतलब खुद के रोजगार जो है चला सके, क्योंकि हर जगह पे सरकार इंडस्ट्री या बहुत डिफरेंट चीजें नहीं ओपन करा सकती है। लोगों में खुद रोजगार करने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना। Initially, this program laid emphasis on the construction of labor-intensive civil work. स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने जो है ये किया कि वहाँ पे कुछ सिविल वर्क्स करा, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको एज ए लेबर वहाँ पे काम मिल सके। बट लेटर ऑन, लेकिन हर वक्त आप कुछ ना कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो कराएंगे नहीं, तो इसीलिए अब कुछ दूसरी चीजों पर भी ध्यान दिया गया। दैट वाज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, सूखा की, यहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती, पानी नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे पानी पहुंचा दें तो लोग यहाँ पे फार्मिंग भी कर सकते हैं, यहाँ का जो लैंड है वो भी बेहतर हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, यहाँ पे हरियाली हो जाएगी, एफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ग्रासलैंड डेवलप हो जाएगा। अगर ग्रासलैंड डेवलप हो गया तो यहाँ पे जो है फार्मर्स अपने साथ कैटल्स को रख सकते हैं, जो चरने वाले चरवाहे होते हैं। एंड बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट एंड क्रेडिट एंड डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये गवर्नमेंट का मेन एम हो गया कि आप हर जगह बार बार कोई सड़क बनवा के या कोई घर बनवा के तो आप रोजगार दे नहीं सकते, इसलिए हमें इन्हें अगर लंबे समय तक के लिए और परमानेंट अगर हम यहाँ पे कोई सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे इरिगेशन जो है प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ेंगे, आपको डैम आसपास बनवाना पड़ेगा, किसी भी तरह से यहाँ पे पानी पहुंचाए ताकि लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकें, यहाँ का जो लैंड है वो बेहतर हो सके, एफॉरेस्टेशन, देन ग्रासलैंड डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारी चीजें थी ड्रॉट प्रोन एरिया में इसको लिया गया। नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज,
National Committee on Development of Backward Areas reviewed the performance of this program. It has been observed that this program is largely confined to the development of agriculture and allied sectors with major focus on restoration of ecological balance. जो NCDB जो NCDB है, नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, उसने ये बताया कि जो भी इस तरह के एरियाज हैं, यहाँ पे बेसिकली देखो कोई भी सरकार काम करती है, उसके बाद उसकी कमेटी बैठाई जाती है देखने के लिए क्या वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो जो जब ये कमेटी इसने पूरा जो है सर्वे किया और इसने देखा, तो इनको ये फील हुआ कि यहाँ पे सिर्फ कृषि और कृषि से जुड़ी हुई एक्टिविटीज पर ही ध्यान दिया गया है, ताकि यहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे। Since growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal land for agriculture and thereby causing ecological degradation, there is a need to create alternative employment opportunities in the drought prone areas. तो ये जो कमिटी इसने बताया कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ की भूमि जो है बहुत सारी भूमि खराब पड़ी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा ताकि लोगों को और चीजों में रोजगार मिल सके। अब वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? द अदर स्ट्रेटेजीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज इंक्लूड एडॉप्शन ऑफ अ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच एट माइक्रो लेवल। वही आपको वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, जो यहाँ के लोग हैं उनकी हेल्प से, जैसे आपने हरियाली के बारे में सुना था, नीरू के बारे में सुना था। द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। और यहाँ पे ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो वाटर है, सॉइल है, प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स है, उनमें एक बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, ताकि डेवलपमेंट तो हो लेकिन इससे नेचर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। And animal population should be a basic consideration in the strategy of development of drought prone areas. तो आप ये खुद एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ की जो लोकल कंडीशंस है। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पे पानी नहीं होता है, जहाँ पे नदियां नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे वर्षा कम होती है। अब जहाँ पे वर्षा नहीं होगी, ना पानी होगा, तो वहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के लोग बहुत गरीब होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम, बैकवर्ड एरिया होगा ये। तो इसको भी सरकार ने जो है, इन एरियाज को सरकार ने ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अंदर इसको क्या किया, कवर किया। और सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि हमें यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए। फिर नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट उसने जब रिव्यू किया इस प्रोग्राम को, तो देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज ही डेवलप हो पाई हैं इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, लेकिन क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो अब जो लोग हैं उनके पास और कोई रोजगार नहीं है। तो इसीलिए सरकार को ये नसीहत दी कमेटी ने कि आप यहाँ पे और भी कुछ रोजगार के साधन को जो है आप क्रिएट करिए, ताकि लोगों को और चीजों में भी रोजगार मिल सके। तब जाके इतनी सारी जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी वो सब उसके अंतर्गत आया था। जैसे कि ये सब आपका दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर, सॉइल और जो है प्लांट्स में, ह्यूमंस में एक बैलेंस को मेंटेन करना। नाउ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आइडेंटिफाइड 66 डिस्ट्रिक्ट। अभी इतना कुछ हो गया, जब सरकार ने ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें 67 डिस्ट्रिक्ट जो थे प्लानिंग कमीशन ने आइडेंटिफाई किया, जो कि जहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन है, या तो पार्शियल है या तो पूरा का पूरा, मतलब या तो पूरा वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, या तो कुछ उसके हिस्से में जो है सूखा पड़ा रहता है। तो ये 67 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। इरिगेशन कमीशन 1972 introduced the criteria of 30% irrigated area and demarcated the drought prone areas. तो इरिगेशन जो कमीशन था, जो सिंचाई विभाग था भारत का, या कमीशन आयोग था, सिंचाई आयोग, उसने कहा कि भारत में कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ 30% से कम एरिया में सिंचाई होती है, उसको हम ड्रॉट प्रोन एरिया घोषित करते हैं। ठीक है ना, सिर्फ 30%। अगर वहां पे पानी कमी है और सिर्फ 30% ही वहां की भूमि सिंचाई के अंदर आ पा रही है, इसका मतलब कि वहां पे सूखे की प्रॉब्लम है। ब्रॉडली द ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया स्प्रेड ओवर सेमी एरिड, एंड ये सारे अब इंडिया के सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। लाइक अब देखो इसके सारे के पूरा का पूरा राज्य सूखाग्रस्त नहीं है, इससे कुछ एरियाज जो है वो ड्राई होते हैं। लाइक राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है सेमी एरिड, गुजरात का कुछ पार्ट है, कुछ वो आपका कच्छ और सौराष्ट्र वाला है। देन वेस्टर्न मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पे मालवा का पठार है। मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये मराठवाड़ा पठार है महाराष्ट्र का, तो ये भी बहुत जो है सूखाग्रस्त है, जिससे ये सब इंडिया के सेंट्रल पार्ट में आते हैं। रायलसीमा एंड तेलंगाना, प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सब पठार जो है ये बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड्स ऑफ तमिलनाडु, देन पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, इनके कुछ ऐसे एरियाज हैं। अब जैसे बाकी सब तो ये पूरे हैं ही, मतलब ये पूरे एरियाज में जो है ड्रॉट की प्रॉब्लम है।
पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान में जो भी ड्रॉट प्रोन एरियाज थे वहां पर सिंचाई जो है सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में पहुंचा दी थी। तो ये आपको मैंने बता दिया है सूखाग्रस्त क्षेत्र के बारे में। आपको ये हिल एरिया और ड्रॉट प्रोन एरियाज के बारे में समझ में आया? बताइए बच्चों, आपको हिल एरिया डेवलपमेंट और ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट समझ में आया? यस मैम। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, बाकी लगता है सो रहे हैं। पंकज, आपको आया समझ में? बताइए, पंकज है, रोहन, प्रियांशु, मानसी, नंदिनी, दीपिका। चलिए, जब आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। तो अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर में प्लानिंग के बारे में बता दिया। प्लानिंग क्या होती है, 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग एंड सेक्टोरल प्लानिंग। एंड देन थर्ड मैंने आपको बताया अबाउट द टारगेट एरिया प्रोग्राम्स। और टारगेट एरिया प्रोग्राम्स में हमारा क्या था, एक हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो केस स्टडी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप कि आपने उसको पढ़ लिया होगा। जैसे उसमें पहला है आपका भरमौर रीजन। तो ये भरमौर रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिटेल में मैंने आपको बताया है। यस और नो? यस मैम। हाँ, तो मैंने आपको डिटेल में जो है आपका भरमौर रीजन वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, नहीं तो मैंने जो वीडियो सेंड की होगी आपको, आप वो वीडियो देखेंगे, ठीक है? और इस मैप को जो है आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में। अब ड्रॉट प्रोन हम कह सकते हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है? अब ये ड्रॉट प्रोन एरियाज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये आपको ऑलरेडी पता ही है। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत पोषणीय विकास क्या होता है, बताइए जरा, बताइए। सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? कभी सुना है आपने? यस मैम। रोहन, आपने कभी सुना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में? पता नहीं ये बच्चे ऐड भी हैं कि नहीं है। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए। आप बताइए जरा देवांश, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? बताइए। मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम जो रिसोर्सेज होते हैं मैम उनको हमें एक लिमिट में यूज करना चाहिए जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इसका फायदा हो। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है बेसिकली इट इज ए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड ये अगर हम एक हिस्टोरिकल बात करें, जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप इस पे एक बार रीड कर लेना इस पूरे पैराग्राफ को, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नीचे वाला जो भी पैराग्राफ है। तो बेसिकली सस्टेनेबल हम लोग जब स्टार्टिंग में क्या था कि हम अपने नेचर से डरते थे, है ना? आपने जो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि वी वर अफ्रेड ऑफ द नेचर, वी वर पैसिव एजेंट, नेचर वाज एक्टिव। So उस समय we at that time we had very harmonious and very positive relationship with the environment. But the moment we gained technology, we had access to the technology, we started exploiting the nature. हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उसको मनमानी तरीके से जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कहीं पॉल्यूशन है तो कहीं ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया, रिसोर्सेज खत्म होने लग गए। सो वी स्टार्टेड बहुत सारे जो हमारे फ्लोरा एंड फौना वो डिप्लीशन हो गया, उनका खत्म हो गया वो। सो वी स्टार्टेड फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ। नाउ अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो कई सारी मीटिंग हुई थी, आपने रियो डी जेनेरियो का नाम सुना होगा, जहाँ पे अर्थ समिट हुआ था। तो ऐसे काफी डिस्कशंस हुआ है वर्ल्ड में, और तब जाके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये सामने आया है, ठीक है? अच्छा, इस बुक का नाम याद रखना, द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एर्लिच, ये एग्जाम में आता है, ठीक है? द पब्लिकेशन ऑफ द बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एर्लिच इन 1968 एंड द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मीडोज। समझ में आ रहा है? अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन की पॉपुलेशन बॉम्ब किसने लिखा है, या फिर लिमिट्स टू ग्रोथ किस जो है ज्योग्राफर ने लिखा है, तो ये आप उसमें देखेंगे। तो ये जो है हमारा दिस सेट्स द सिनेरियो फॉर द डेवलपमेंट अंडर अ ब्रॉड फ्रेज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली देखो, आपको ये जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ठीक है? तो जब मैंने आपको बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वी वर फेसिंग नंबर ऑफ
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तब जाके जो है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, सतत पोषणीय विकास का. इट मीन्स डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. ऑलराइट, हमें विकास तो करना चाहिए, डेवलपमेंट के बिना जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट. कि हम बिल्कुल अंधाधुंध जो है इन्वायरमेंट को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हम ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट दे रहे हैं, और हम मतलब जो है मिनरल्स को बिल्कुल अंधा तरीके से यूज कर रहे हैं, खनिज को हमने पूरा खत्म कर दिया. तो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं करना है. वी हैव टू मेक डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कंजर्व द environment also. All right, so this is the and so that our resources can be preserved for the future generation. This is the concept of sustainable development. दो चीजें आपको इसके अंदर में लर्न करनी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन मतलब बचा के रखना. तो बेसिकली सस्टेनेबल मीन्स टू यूज रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर. अब हम उसे फ्यूचर के लिए कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं? जब हम उसको उसका वेस्टेज नहीं करेंगे और हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे. ठीक है. सेकेंड, हमें डेवलपमेंट करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट. हमें अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है. ठीक है. तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है. नाउ नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. ठीक है. अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में पढ़ेंगे केस स्टडी जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. ये सूखाग्रस्त क्षेत्र भी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी. अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में कुछ ऐसा आता है कि इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोग्राम, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि किसी एरिया में, अब जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है, ये एक नहर है जो सतलुज रिवर से निकाली गई है पंजाब से होते हुए हरियाणा तक, राजस्थान. तो इसमें क्या है कि इस एरिया में केस स्टडी है कि मतलब कैसे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया लेकिन इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए हुए, या फिर इन्वायरमेंट को क्या मतलब क्या नतीजा निकला, ये तो हम लोग भी पढ़ेंगे. तो बेसिकली ये एक सूखाग्रस्त क्षेत्र भी है और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया गया. इसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. जबकि जो भरमौर था वो किसका एग्जाम्पल था? भरमौर किसका एग्जाम्पल था बताओ? मैम इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इट वाज अंडर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. वो हिल एरिया के अंडर में था और ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है. अब आप पहले तो इस मैप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ये आपकी सतलुज रिवर है और सतलुज और ब्यास जहां से मिल रही है वहां पे एक बराज बनाया गया है. बराज जैसा आपने भी अपने ऋषिकेश में भी बराजेस देखे होंगे. तो इस बराज का नाम क्या है? हरिके बराज. क्या नाम है? हरिके बैराज. यस, हरिके बैराज. ठीक है. अब ये मैप आपको बिल्कुल स्कैन कर लेना अपने दिमाग में, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज वो डिलीट करके और वो एग्जाम में दे देते हैं. ठीक है. तो सतलुज है यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ ब्यास रिवर है. अब ये हरिके बैराज इसके ऊपर बनाया गया. एट द कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन आ गया कि हरिके बैराज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल इज बिल्ट ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ विच टू रिवर्स. तो कौन सी दो नदियों की कॉन्फ्रेंस पे बना हुआ है? जल्दी बताओ. मैम ब्यास और सतलुज. यस, ब्यास एंड सतलुज. उसके बाद इस हरिके बैराज से फिर एक नहर निकाली गई. आप ये नहर देख सकते हो. ठीक है. अभी जो नहर है ये आगे की तरफ मूव कर रही है और फिर ये पंजाब, ये पूरा पंजाब का एरिया था. अब ये नहर कहाँ पंजाब होते हुए कहाँ एंटर कर गई है? राजस्थान में. यहाँ पे हरियाणा है लेकिन ये हरियाणा में नहीं है नहर, ये पंजाब होते हुए, क्योंकि सतलुज रिवर पंजाब से जाती है. तो पंजाब में ही हरिके बैराज बनाया गया है. जहाँ पे सतलुज और ब्यास नदी मिल रही है वहां पे हरिके बैराज बनाया गया. वहां से एक नहर निकाली गई जो पंजाब होते हुए कहाँ एंटर कर रही है? राजस्थान में. तो जैसे ही नहर राजस्थान में एंटर करती है इसको कहते हैं हेड कैनाल. हेड मतलब जहां से सिर होता है ना, स्टार्टिंग. तो ये हेड कैनाल है इसका नाम. और ये कौन से जगह पे लिखा है? मेन कैनाल हेड. ये मेन कैनाल हेड है. ठीक है. और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास है? यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गंगानगर. आप यहाँ देख सकते हो गंगानगर है. ये एरियाज आपको पता होनी चाहिए. गंगानगर क्या है? ये लंकरन सार, ये क्या है? लुनका रनसार, लुनका रनसार, चुरू, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. ठीक है. तो अब ये देखिए, ये सब नहर का पार्ट है. ये सब नहर है. इसके आसपास का जो एरिया बनाया गया है. देन ये भी नहर का पार्ट है. देखिए ये लुनका रनसार है, यहाँ पे चुरू है, ये बीकानेर है. ये सब राजस्थान के डिफरेंट जिले और डिस्ट्रिक्ट है. फिर नहर जो है वो देखिए आप आगे यहाँ से होते हुए आ रही है, यहाँ से होते हुए आ रही है. और फिर यहाँ पे मेन कैनाल टेल, मतलब ये नहर का सबसे आखिरी सिरा है. और ये कहाँ खत्म हो रहा है? जैसलमेर में.
ठीक है। तो जैसलमेर आप जानते हो ऑलरेडी बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो ये पूरा जो है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे देख सकते हो अंडर लिफ्ट, अंडर फ्लो, स्टेज 1। स्टेज 1 कहाँ पर है देखते हैं हम, ये है स्टेज 1। स्टेज 1 ये दोनों ही स्टेज 1 में बने थे, मतलब पहले इनको बनाया गया था, इसको और ये दोनों ही, ठीक है। ये स्टेज 1 का हिस्सा है। और स्टेज 2 क्या है, ये जो ये शेडेड एरिया, ये और ये जो है आपका स्टेज 2 में बने। तो मतलब एक ही पूरी नहर एक साथ नहीं बनाई गई थी, पहले स्टेज 1 बना है, फिर स्टेज 2 में आया है। तो ये आप शेडेड एरियाज देखिएगा, जहाँ भी ग्रे और डार्क शेडेड एरियाज इसको स्टेज 2 कहते हैं, और जहाँ पर भी डॉट और इस तरह का बना हुआ है इसको स्टेज 1 कहते हैं। ये है अंडर फ्लो एंड अंडर लिफ्ट। ये क्या होता है, हम इसको देखेंगे। तो ये सारे जिले आपने देख लिए, जैसलमेर, बीकानेर, इन सबको बहुत अच्छे से, पूरे मैप को आप अच्छे से लर्न करेंगे। सबसे ऊपर गंगानगर है और सबसे कहाँ लास्ट में क्या है, जैसलमेर। अब हम देखते हैं इसकी खासियत क्या है। हेडेड बाय नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम बुंडलेप, क्या आगे मैंने देखा नहीं, मतलब ये कोई कमीशन था और उसमें कमीशन में जो है इनको वो बनाया गया था, नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया गया था। इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा खुद ही, मैं जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इंदिरा गांधी कैनाल है कुछ इस तरह से देखने में, ये पूरा इंदिरा गांधी नहर। Sustainable development takes care of ecological, social and economic aspects of the development during the present times and pleads for conservation of resources to enable the future generations to use those resources। ये पूरा sustainable development को समझाया गया है कि sustainable development जहाँ भी किया जाता है वहाँ पे ecology, social and economic aspects को हम ध्यान में रखते हैं और साथ ही साथ conservation करते हैं resources का for future and present generation। नाउ अब हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको हम नहर भी बोलते हैं, कमांड एरिया मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब भी इंदिरा गांधी नहर की बात आएगी और आपसे पूछेंगे कि इंदिरा गांधी नहर क्यों बनाया गया, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, तो आपका आंसर क्या, आपको मतलब अगर ऑप्शन दिया जाता है तो उसमें ऑप्शन आंसर क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल, प्रीवियसली नोन एज द राजस्थान कैनाल, is one of the largest canal systems in India. So Indira Gandhi Canal is also known as Rajasthan Canal. Conceived by Kanwar Sen in 1948, the canal project was launched on 31 March 1958. तो इसका जो है इसके बारे में सोचा था कंवर सेन ने in 1948, बट इसको लॉन्च किया गया था 1958 में। The canal originates at हरिके बैराज in Punjab and runs parallel to the Pakistan। तो क्या आपने देखा होगा कि वेस्ट में पाकिस्तान है और ये कम से कम 40 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, मतलब ये 40 किलोमीटर लंबा एक बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है इस नहर की पाकिस्तान के साथ, इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इस नहर की खासियत क्या है कि जो भी आप ये एरियाज देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा थार डेजर्ट है। ये देखिए, ये जो राजस्थान कैनाल बनाया गया, जो आप पानी देख रहे हो, ये पूरा मरुस्थली में बनाया गया, एक जो आपका डेजर्ट होता है ना उसमें बनाया गया, तभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम इसकी और डिटेल्स पढ़ते हैं। द टोटल प्लान्ड लेंथ ऑफ सिस्टम इज 9060 किलोमीटर, catering to the irrigation needs of a total cultivable command area of 19.63 lakh hectares। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो इतनी है, और ये कितने एरिया को कवर करता है, मतलब कमांड एरिया क्या होता है, नदी के जो भी आसपास का एरिया, जितना एरिया वो कवर करता है उसका वो कमांड एरिया कहा जाता है। इसमें आपको पता है ना, गंगा नदी के आसपास जितने भी एरिया से गंगा नदी का पानी सर्व करता है, उनकी जरूरत, लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कमांड एरिया ऑफ दैट रिवर। तो जो आपका इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास का जो भी एरिया था उसको हम कहते थे उसका हम कमांड एरिया कहते हैं। आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% was envisaged to be irrigated by the flow system and the rest by the lift system। फ्लो सिस्टम क्या होता है कि जहां पर भी नदी का पानी, क्योंकि देखो ये यहाँ पे कहीं जमीन जो है एकदम प्लेन नहीं है, कहीं अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, अंडुलेटिंग मतलब कहीं ऊपर है कहीं नीचे, ठीक है, कहीं लेवल पर है। तो जहां पर भी लेवल पे है
जैसे कि नदी बह रही है, ठीक है ना, नहर बह रही है, उसका पानी है, अगर वो लेवल पे है तो पानी को आराम से फ्लो करा जा सकता है, मतलब कि वहाँ पे छोटे छोटे जो भी आप नालियाँ टाइप की बनाकर और उसमें से आराम से फ्लो सिस्टम के थ्रू जो है पानी को आसपास के एरिया में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर भी नीचे रहता है, टोपोग्राफी नीचे है, जमीन धसी हुई है, तो वहाँ पे लिफ्ट सिस्टम के थ्रू जो है पानी को उठाया जाता है और आसपास के एरिया में पहुंचाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं फ्लो सिस्टम एंड द लिफ्ट सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है वो मैक्सिमम किस प्रोसेस से यूज होता है, तो आप क्या कहेंगे कि 70% वो फ्लो सिस्टम से ही यूज होता है, ठीक है ना, आराम से पानी खोला और पानी जो है आसपास के एरिया में स्प्रेड हो जाता है, इसको हम फ्लो सिस्टम कहते हैं। और जब भी जमीन नीचे होती है और पानी को लिफ्ट करा के ऊपर लेके आना पड़ता है और पहुंचाना पड़ता है आसपास के एरिया में, तो उसको हम कहते हैं लिफ्ट सिस्टम। इरिगेशन इन स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ द कैनाल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 60s। स्टेज 1 जो मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पे डॉट डॉट बना हुआ है, डैश बना हुआ है, वो स्टेज 1 का एरिया है और 1960 से इसका काम शुरू हुआ था, जबकि स्टेज 2 जो है वो 1980 से इसका काम शुरू हुआ है, मतलब इसने इरिगेशन करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेयर एज द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 बिगेन रिसीविंग इरिगेशन इन मिड 1980s, मतलब 1960 के दशक में ये कैनाल का फर्स्ट स्टेज बन चुका था और पानी पहुंचने लग गया था आसपास के एरिया में। और जो स्टेज 2 का जो काम था वो 1980 तक बन चुका था और 1980 में ही पानी जो है आसपास के एरिया में पहुंचाना शुरू हो गया था। तो मतलब आधा कैनाल जो है पहले बना है और जो स्टेज 2 है वो बाद में बना है। द इंट्रोडक्शन ऑफ 20 साल में 20 साल का गैप है। द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इरिगेशन इन दिस ड्राई लैंड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इंदिरा गांधी कैनाल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण है। देन हमने पढ़ा कि कंवर सेन ने इसके बारे में जो है कल्पना की थी। देन ये हरिके बैराज से स्टार्ट होता है, किस साल हुआ था ये भी इसमें लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान से 40 किलोमीटर पैरेलल चलता है इन द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया इन राजस्थान। एंड देन ये 2 स्टेजेस में बना है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जब बना था तो 1960 में इसका काम कंप्लीट हुआ है और 1960 में जो है पानी पहुंचाना, इरिगेशन का काम शुरू हो गया था। स्टेज 1 का जो एरिया है, ऊपर का एरिया गंगानगर से लेके जो आपका बीकानेर के आसपास है, जहां जहां डॉट लगा हुआ है। एंड देन उसके बाद जो 1980 तक दूसरा स्टेज बन के तैयार हो गया और जो सेकंड स्टेज का जो है फिर 1980 के बाद जो है सेकंड स्टेज ने काम करना शुरू किया है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो ये ग्रे शेडेड है और ये जो शेडेड एरिया है, इसने 1980 के बाद के जो है टाइम पानी रिसीव करना स्टार्ट किया, जबकि स्टेज 1 में इस एरिया ने और इस एरिया ने जो है पानी लेना शुरू किया। इसका मतलब स्टेज 1 में लुनका क्या नाम है, अंसार समझ लेना, अपना पढ़ लेना इसको, और बीकानेर, इन एरियाज को पानी मिल रहा था स्टेज 1 में, और जो ये एरिया है इसको पानी मिल रहा था, ठीक है। अब स्टेज 2 में जब और कैनाल बन गई है तो उसके नीचे के जो एरियाज थे, जैसे ये जैसलमेर तक का जो एरिया था, है ना, जैसलमेर तक का जो एरिया था, या फिर ये जो पूरा आसपास का एरिया, यहाँ तक मतलब और भी लंबे एरियाज में पानी जो है वो इरिगेशन का वो पहुंचने लग गया। तो ये आपका पूरा स्टेज 1 और स्टेज 2 है। अच्छा, हमने ये नहीं पढ़ा अभी, तो ये हमने हमसे छूट गया था, अब हमने नीचे का जो है कवर कर लिया है। तो ये टॉपिक जो है इसको हम कल करते हैं। आपको ये मैप वर्क समझ में आ गया है? यस मैम। ओके, तो इसको जो इंदिरा गांधी है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बेसिकली जो एक और चीज़ है मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे कब बना था, क्या था, कितनी लंबाई थी और कहाँ तक इसका जो है वो फैला हुआ है, वो तो आपने देख लिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हुए थे वो मैं बस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसके बेनिफिट्स क्या थे। यहाँ की इकोनॉमी, सोसाइटी और जो पूरा सिस्टम था वो बिल्कुल बदल गया था। जैसा आप यहाँ पे देखिए, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। मतलब इंदिरा गांधी के बनने से जो आपका राजस्थान कैनाल का आसपास एरिया था वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी हुई थी और नेगेटिव चीज़ें भी हुई थी। पॉजिटिव क्या हुई थी? अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ के जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें काफ़ी लंबे समय तक के लिए मॉइस्चर, मतलब पानी जो है वो रहने लग गया। एंड वेरियस एफॉरेस्टेशन एंड पेस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन ग्रीनिंग ऑफ द लैंड। और हर जगह क्या हुआ? हरियाली फैल गई। इसको हम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी, आपको इस जो है लाइन को यूज करना है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कैड,
ठीक है, इसको लिखा हुआ है इंदिरा गांधी कैनाल मतलब कमांड एरिया डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसको याद रखिएगा, कैड कहते हैं, CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब नहर बन गई तो आसपास के एरिया में जो भी सॉइल थी उसमें मॉइस्चर जो है लंबे समय तक रिटेन होने लग गया, और उससे क्या हुआ कि पूरे आसपास के एरिया में हरियाली फैल गई, मतलब जो है पेड़ पौधे लग गए, इससे विंड इरोजन कम हुआ, ये सब पॉजिटिव चीजें, विंड इरोजन कम हो गया एंड सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम, ये सब चीजें जो है मतलब बेहतर हुआ। लेकिन इसका नेगेटिव फैक्टर क्या था? इंटेंसिव इरिगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो ये सारे बेनिफिट्स थे, बट यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई। एक तो जो फार्मर्स थे उन्होंने मनमानी तरीके से पानी इस्तेमाल करना शुरू करते, जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या खेतों में स्टार्ट हो गई। वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है कि पानी का जमाव, ठीक है, पानी जमा होने लग गया खेतों में, जिसे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। एंड सॉइल सैलिनिटी, मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पे सनलाइट बहुत लंबे समय तक के लिए रहती है, और जो आपका डेजर्ट सॉइल होता है थोड़ा सा उसमें एल्कलाइन और जो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उससे सॉइल जो था पानी लगने लग गया, वाटर लॉगिंग, और वाटर लॉगिंग की वजह से यहाँ पे सॉइल में सैलिनिटी उत्पन्न होगी, मतलब सॉइल जो था वो खारा हो गया, और जब खारा हो जाता है तो थोड़ा सा वो मतलब अनफर्टाइल हो जाता है। तो ये दो प्रॉब्लम हो गई वाटर लॉगिंग की एंड सॉइल सैलिनिटी की। और फायदे क्या हुए? एफॉरेस्टेशन, ग्रीनरी, विंड इरोजन कंट्रोल हो गया, सिल्टेशन जो था वो भी कंट्रोल हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम हैज ब्रॉट अबाउट अ परसेप्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इससे पुराना जो इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास का एरिया था वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था। देन यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स फार्मर ग्रो करने लग गए, यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, तो क्रॉपिंग मतलब फार्मर्स प्रॉस्पर्स तो हुए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई क्रॉपिंग पैटर्न से कि फार्मर्स ने वो क्रॉप्स भी ग्रो करना शुरू कर दिए जो कि इस एरिया को सूट नहीं करता है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे जो इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया वो समझ लो कि लाइफ लाइन थी। लाइफ लाइन मतलब कि एक अगर मान लो इस एरिया में जो है इतना सूखा था, तो बस उसको थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पे कैनाल को बनाया गया। लेकिन फार्मर्स ने क्या किया, यहाँ पे चावल है या फिर ऐसे क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिए जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो इससे क्या होगा, पूरा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, और जो है मतलब इससे ये इकोलॉजी के अगेंस्ट में होता है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देन द ट्रेडिशनल क्रॉप्स सोन इन द एरिया, जैसे यहाँ पे वो क्रॉप्स ग्रो करने चले लाइक रागी, ज्वार एंड बाजरा, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन फार्मर्स क्या ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने? व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस, जो कि बहुत ही डेंजरस क्रॉप्स होती है क्योंकि इनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ये जो फार्मर्स इन्होंने गलती कर दी कि पूरा क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर दिया ताकि इनको पैसे कमा सके, बट इससे वहाँ की जो इकोलॉजी थी, वहाँ का जो नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस था वो बिगड़ने लग गया। दिस इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि फार्मर्स ने बहुत ज्यादा पानी अपने खेतों में यूज करना शुरू कर दिया। दिस हैज ऑल्सो कॉल्ड वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इंदिरा गांधी नहर। तो आप बहुत ध्यान से एक और बात सुन लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव क्या हुआ था? एफॉरेस्टेशन, ग्रीनरी, देन सॉइल इरोजन कंट्रोल हो गया था, एंड क्रॉपिंग मतलब कि जो फार्मर्स थे वो प्रॉस्परस हो गए थे, उनकी क्रॉपिंग बेहतर हो गई थी। बट निगेटिव क्या हुआ, यहाँ पे पूरा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया, फार्मर्स ने इंटेंसिव इरिगेशन स्टार्ट कर दिया, मनमानी तरीके से पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ज्यादा पानी, जिससे और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो किया, मतलब वो क्रॉप्स ग्रो किए जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ये बहुत सही नहीं था, इससे इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया एरिया में, और जो है वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई और सॉइल सैलिनिटी की समस्या हो गई। अब एक जो लास्ट टॉपिक बचा वो है मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको जो है हम कल की क्लास में फिनिश करेंगे। कल क्या है आपका? थर्सडे है।